हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का एथिक्स मास्टर क्लास के टोटल जो है 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो लेक्चर है वो हम बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रख रहे हैं। इस सीरीज का बेसिकली जो एम है दैट इज़ टू स्कोर 110 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी मेंस 2026। So those are new watchers, so I urge them to first complete all the 10 video and make notes out of it. Then you can see this lecture because now the lectures are interconnected to each other. सभी लेक्चर जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। सो जिन लोगों ने भी अभी तक लेक्चर नहीं देखे हों स्टार्टिंग के, सारे 10 लेक्चर को देख लें। हम आंसर राइटिंग भी इस कोर्स में साथ में कर रहे हैं। कल हमारा जो डिस्कशन था बेसिकली वो जॉन लॉक और रूसो की फिलोसॉफी पर था, और आज का हमारा बेसिकली जो डिस्कशन है वो है जॉन रॉल की फिलोसॉफी पर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस ही प्रोपाउंडेड इन 1960। देन वी विल मूव अहेड। सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट जॉन रॉल फिलोसॉफी। John Rawls was contemporary contractarian, and this Hobbes, Locke and Rousseau was traditional contractarian. So basically, John Rawls gave theory of justice. So firstly, we have to know what is justice. So if we go by definition कि justice है क्या, so basically justice is taking decision that is fair, that can help downtrodden vulnerable section of society to get justice if any wrongdoing happen with them or with anyone. So justice या न्याय क्या है, तो वो यही है कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत काम हुआ है तो उस व्यक्ति को जो है न्याय मिले। और उसी के लिए जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको प्रोपाउंड किया गया है जॉन रॉल के द्वारा। और हमारा जो डिसीजन है वो फेयर हो, और डिसीजन फेयर होगा तभी जो है सही मायने में जो है जस्टिस मिल पाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज, वी टॉक अबाउट दिस वेस्ट बंगाल केस आरजी कार मेडिकल कॉलेज। सो देयर वाज सेक्सुअल हरासमेंट विद फीमेल डॉक्टर, एंड इनिशियली द पुलिस वाज आल्सो नॉट filing FIR. This was also not taking case seriously, and FIR was not launched within 48 hours. Then Supreme Court intervened. Then FIR was launched and the process was completed. So justice, let me also say कि justice delayed is justice denied. ऐसा कहा जाता है कि justice delay अगर है तो वो justice denied है। So आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल में हुआ, उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया फीमेल डॉक्टर के साथ, सो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब वो केस हुआ था तो जो पेरेंट्स थे उस पर्टिकुलर फीमेल के, वो तो चाहते थे कि जस्टिस मिले, बट कहीं ना कहीं जो कॉन्साइंस है, जो अंतरात्मा है सभी लोगों की, सोसाइटी के पीपल की, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं शेकन थी। क्योंकि वो लोग भी चाह रहे थे, सोसाइटी के जो भी लोग थे वो सभी इस चीज़ को चाहते थे कि भाई जस्टिस जो है उस पर्टिकुलर लड़की को मिले। निर्भया केस का आपने देखा, गैंगरेप केस जो हुआ था 2012 में, फिर फांसी की सज़ा हुई 2020 में उन लोगों को। सो कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल हो गया सोसाइटी में, न्याय उसको लड़की के पेरेंट्स को मिला। सोसाइटी में जो लोग चाहते थे कि न्याय मिले इस लड़की को, सो कहीं ना कहीं उन लोगों के जो एस्पिरेशंस थे वो कंप्लीट हो गए, जस्टिस प्रिवेल हो गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कामनी जो मतलब जो मूवी थी सनी देओल की, सो इन दैट मूवी आल्सो सनी देओल डायलॉग की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और कब तक तारीख। सही बात है कि भाई अगर आप जस्टिस को जितने ज़्यादा डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं जस्टिस डिनाइड होगा, और सोसाइटी में कहीं ना कहीं जस्टिस डिनाइड का जो कहना चाहिए एक अच्छी वैल्यू प्रिजर्व नहीं होगी सोसाइटी में। लोगों का जो विश्वास है वो जुडिशरी पर से, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं हट जाएगा, और उससे क्या है एनार्की डेवलप होगी, पीस डिस्टर्ब हो जाएगी सोसाइटी में। जस्टिस अगर प्रॉपर मिल रहा है तो सोसाइटी में पीस भी डेवलप होगा, लोगों के फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी सब कुछ प्रिजर्व होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व होगा। बट अगर सोसाइटी में जस्टिस नहीं मिलेगा सही टाइम पर तो एनआरकी प्रिवेल होगी, और जो पीस है आर्टिकल 51 के अंदर हम इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं,
वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं इंडिया में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगी। मणिपुर में जैसा आपने देखा कि इतना वायलेंस हुआ कि वुमेन को जो है नेक परेड कराया गया। सो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में पीस डेवलप नहीं हो पाएगी, एनआरकी डेवलप होगी। जैसा कि आप जानते हैं आज प्रेसिडेंट रूल जो वहाँ पर अप्लाइड है। बेसिकली वैसे ही हम बात करें जॉर्ज जॉर्ज FLOYD फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि अमेरिका में जो है एक सिटीजन है और ब्लैक कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं। सो उनकी जब डेथ हुई थी वहाँ पर कोविड के टाइम, कोरोना वायरस के टाइम पर किल भी कर दिया गया था। उसके बाद सो जब जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर जो मूवमेंट वहाँ पर जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई गई थी। एंड दैट मूवमेंट वाज कि ब्लैक राइट्स मैटर, दैट मूवमेंट propagated at a large level in America and people demanded for justice. So justice need to be safeguarded, then only society, people, male, female, all will be happy and their belief and faith on government, on judiciary, state executive will be maintained. So for justice to be propounded, to be propagated, it is very much needed that fair treatment should be done, rational decisions should be taken, bias, prejudices all need to be eliminated from society. As we move ahead, then there are two quotes. जो quote है आप इनको नोट करेंगे। फर्स्ट quote is जॉन रॉल्स का, justice is sum of all virtue, justice is sum of all virtue, kindly note. And second quote is justice is first virtue of social institution. And second quote is justice is first virtue of social institution. These both quote you need to be write down in your copy. Then Mahatma Gandhi also said that people should feel that life is worth living. This quote also you can note in your copy. Mahatma Gandhi said that people should feel that life is worth living. And Mahatma Gandhi also gave theory of talisman, as you all know. महात्मा गांधी ने जो है talisman की theory दी, talisman talisman की theory दी, और उसमें उन्होंने बोला था कि जब भी हमको कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने के पहले जो है जो भी डाउन ट्रोडन वल्नरेबल पीपल है उसकी आंखों में देखना है हमको कि वो कितना लाचार फील कर रहा है, और उसको जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्यू में जो खड़ा है लास्ट व्यक्ति, सो हमारा डिसीजन भी हमको उसी बेसिस पर लेना है, उसके बारे में सोच कर लेना है। ऐसा ना कि हम सिर्फ रिच पीपल के बारे में सोचें और डिसीजन लें। किसी भी तरीके का कास्ट, क्लास, जेंडर, सब लोग मतलब जो भी है रेशियल, हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करते हुए हमारा डिसीजन जो है वो फेयर होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। सो इसकी बात भी गांधी जी ने करी है। इस कोट को भी आप नोट कर लें, महात्मा गांधी का, पीपल शुड फील दैट लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, तो इसको भी आपने नोट कर लिया। फिर आगे सवाल आता है कि कोई भी अगर आप जस्टिस कर रहे हैं तो फेयर ट्रीटमेंट किस तरीके से हो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो मेथड दी गई है जॉन रॉल के द्वारा, द मेथड गिवन बाय जॉन रॉल इज दैट कि आप एक दैट वन इज रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज बेल ऑफ इग्नोरेंस। टू मेथड्स आर गिवन कि हाउ द डिसीजन कैन बी फेयर, just and will be helpful for society, how we can say decision taken through rational, logical reasoning, moral reasoning. So for that John Rawls propounded these two concepts. One is veil of ignorance and second is reflective equilibrium. But before this I want you to write one important quote also of this. Bhimrao Ambedkar also said, kindly note, Bhimrao Ambedkar said that without achieving social democracy, political democracy and economic democracy achievement will not be helpful. मतलब अगर आप सोशल डेमोक्रेसी अचीव नहीं कर पाए तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अचीव कर पाना सही नहीं हुआ। इस चीज़ को आप नोट करें। फिर आगे हम बात करें मेथड्स की। सो एक वेल ऑफ इग्नोरेंस मेथड दी है जॉन रॉल ने,
और एक रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की बात उन्होंने की है. सो इफ वी टॉक अबाउट फर्दर कि भाई व्हाट इज दिस वेल ऑफ इग्नोरेंस. सो वेल ऑफ इग्नोरेंस है क्या? सो वेल ऑफ इग्नोरेंस इज बेसिकली दैट व्हेनेवर यू आर फॉर्मुलेटिंग एनी डिसीजन, जब भी कभी आप कोई डिसीजन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, देन यू नीड टू टेक दैट डिसीजन without getting biased toward any caste, any class, any religion, race, gender. जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, सो आप जो डिसीजन है वो वेल को ध्यान में रखते हुए लें. अगर बात करें वेल, कि वेल क्या है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है, अगर हिंदू में माइथोलॉजी में बात करेंगे तो घूंघट, उसी प्रकार मुस्लिम में अगर हम बात करेंगे तो बुर्का. मतलब आप अपनी आई को कवर करते हुए डिसीजन ले रहे हैं. कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो अपनी आँखों को कवर करते हुए ले रहे हैं. आँखों को कवर करने का मतलब ये है कि जब भी कोई आप डिसीजन लें तो आप रैशनल बेसिस पर लें, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर लें, मोरल रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए लें. किसी भी तरीके के कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, रेसिज्म के बेसिस पर, किसी भी तरीके का मजहब को लेकर, रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी क्लास क्या है, आपका जेंडर क्या है, इन सबको आप एक साइड में रखें और रैशनल न्यूट्रल वे में जो है आप डिसीजन लें. तभी सोसाइटी में आप जस्टिस को जो है प्रिवेल कर पाएंगे. तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब तो यही है. अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की. ये रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम क्या है? सो बेसिकली रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम विल बी टॉक. देन व्हाट इज रिफ्लेक्टिविटी? रिफ्लेक्टिविटी इज बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड. व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड वाइल टेकिंग एनी डिसीजन. कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप क्या लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी रैशनैलिटी क्या है थॉट की. सो मोरल रीजनिंग आप जो लगा रहे हैं, जो मोरल डिसीजन आप ले रहे हैं, सो उस चीज़ को ही हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिविटी. आपका रिफ्लेक्शन कैसा है, आपके थॉट का रिफ्लेक्शन, आपकी रीजनिंग का रिफ्लेक्शन. किसी भी चीज़ को अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आपकी रीजनिंग, आपकी मोरल रीजनिंग, ठीक है, आपका लॉजिकल रीजनिंग, वो सब चेक होती है इसके थ्रू. और इक्विलिब्रियम का मतलब तो आपको पता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस. सो बैलेंस जो भी मोरल रीजनिंग आप ले रहे हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, सो वही है रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम. अब बात करें हम अगर आगे इस रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की, कि रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम जो है ये सोसाइटी में अचीव किस तरीके से है. सो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम सोसाइटी में अचीव हो सकता है जैसे कि हम बात करें कि भाई रिजर्वेशन का इशू है. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन इशू. सो आज से जैसे कि हम बात करें जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, दैन रिजर्वेशन वाज गिवन टू ओबीसी, ठीक है. सो दैट टाइम देयर वाज वेरी मच नॉइस वाज गोइंग एंड सो मैनी मूवमेंट हैपन इन इंडिया. जनरल कैटेगरी आल्सो प्रोटेस्ट एट अ लार्ज लेवल. जनरल कैटेगरी ने जो है लार्ज लेवल पर प्रोटेस्ट किया था जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिला. बट फिर जनता अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है जनरल कैटेगरी में EWS के उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो है रिजर्वेशन इनको भी दे दिया गया. रिजर्वेशन जो है दे दिया गया जनरल कैटेगरी को. 194 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इनको भी रिजर्वेशन दे दिया गया. और रिजर्वेशन को देखने का नज़रिया है वो भी लोगों का बदल गया. क्योंकि जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी हम बात करें, सो पहले बोल रहे थे कि भाई SC ST के साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, सो इनको जो है मिलना चाहिए रिजर्वेशन. बट दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का लेटेस्ट जो आया जजमेंट, दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट द रिजर्वेशन विद इन शेड्यूल कास्ट should be reached to those person who are very much needed and there can be sub categorization also within schedule caste. यानी शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है और शेड्यूल कास्ट के अंदर भी रिजर्वेशन सिर्फ उन लोगों को ही मिले जिनको ज़्यादा नीडेड है. तो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अगर हम सब क्लासीफाई करें तो एक रिच होंगे, कुछ पुअर होंगे. तो जो पुअर पर्सन है अमंग शेड्यूल कास्ट उनको जो है रिजर्वेशन मिले. तो पहले से डेफिनेशन भी चेंज हो गई. तो कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम है, जो मोरल रीजनिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो रैशनल थॉट प्रोसेस है, इन सबको जो है ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन लगाया जजेस ने. सबने मिलकर जो है एक कॉमन कंसेंसस पर लोग सहमत हुए कि जो सब कैटेगराइजेशन है वो अचीव होना चाहिए. क्योंकि आप देखेंगे कि चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वी टॉक अबाउट द केस
Praiya versus State of Andhra Pradesh. In that case, Supreme Court earlier bench said that subcategorization will not be possible. Subcategorization will not be possible within scheduled caste. इस बात को बोला. But Davinder Singh versus State of Punjab case में Supreme Court reaffirmed that subcategorization within scheduled caste can be done. इसी प्रकार हम बात करें सबरीमाला केस की. तो सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो क्या है 10 to 50 ईयर की जो वुमेन है, 10 से 50 साल की जो वुमेन है, उनको कहीं ना कहीं जो है एंट्री नहीं मिल रही थी सबरीमाला टेम्पल में, क्योंकि बोल दिया गया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वुमेन अपवित्र हैं, वुमेन प्योरिटी पॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया गया. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर और आर्टिकल 26 राइट टू प्रोपेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, ये दोनों ही कहीं कहीं वायोलेट हो रहे हैं और आर्टिकल 15 में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सो उन्होंने बोला कि नहीं, 4:1 की मेजोरिटी से जो है वुमेन की एंट्री को अलाउ किया गया सबरीमाला टेम्पल में. 10 to 50 ईयर की वुमेन है उनको, ठीक है. और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो रूल ऑफ लॉ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, वो प्रिजर्व हुई ओवर सोशल मोरालिटी. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वॉज सेफगार्डेड एंड विन ओवर सोशल मोरालिटी. बट इस 4:1 का जो जजमेंट है इसमें हम देखेंगे कि 4 जज एक तरफ थे और एक जस्टिस इंदू मल्होत्रा मैम एक तरफ थे. उन्होंने डिसेंट ओपिनियन दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, वुमेन की एंट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए. सो वुमेन की एंट्री को नहीं अलाउ करने के पीछे जो रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम है, जो मोरल रीजनिंग है, वो जस्टिस इंदू मल्होत्रा मैम की अलग है. और जो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम जो 4 जजेस का है, जिनने बोला है कि भाई वुमेन जो की एंट्री को अलाउ किया जाए, सो उनका जो मोरल रीजनिंग है, उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो अलग है. सो यही हम समझना चाह रहे हैं कि अपनी अपनी लेवल पर सबकी मोरल रीजनिंग है, अपने अपने लेवल पर सबकी लॉजिकल रीजनिंग है, अपने अपने व्यू पॉइंट हैं. सो 4:1 से जजमेंट पास है. सो ऑब्जेक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब वही होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब सॉल्व कर रहे हैं तो अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपनी मोरल रीजनिंग, अपनी लॉजिकल रीजनिंग आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं. जैसे कि नवतेज सिंह जोहर केस को भी हम समझ सकते हैं. नवतेज सिंह जोहर केस में जो है LGBT कम्युनिटी है, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाया, मोरल रीजनिंग लगाई, अपना एप्लीकेशन लगाया और उसके बेसिस पर डिसीजन दिए. तो कहीं कहीं रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम अचीव हुई. जैसे ट्रंप ने इलेक्शन जीता. अब कोई कह सकता है कि डेमोक्रेसी इतनी अच्छी बात नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, ट्रंप आ गया तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अमेरिका के हित में वो बात करते हैं. जनरली जो हमेशा वो बात करते हैं ना कि भाई माइग्रेंट्स जो है वो ऑलरेडी, मतलब माइग्रेंट्स कहीं ना कहीं अमेरिका से जॉब छीन रहे हैं, अमेरिका के लोगों की जॉब ले रहे हैं. किसी का ये भी हो सकता है. कोई बोलेगा कि डेमोक्रेसी की अच्छी बात नहीं. बट एक जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, जो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम है, वो इस बात को बोलेगा कि नहीं, डेमोक्रेसी भी चलती रहेगी और जो बिजनेस के हित हैं लोगों के वो भी चलते रहेंगे. तो एक पर्टिकुलर कंसेंसस जो है, न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम जो है, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, वो इस पर्टिकुलर न्यूट्रल पॉइंट से हम देख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने डिस्कस करा पूरा कि भाई रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम और वेल ऑफ इग्नोरेंस से 2 कंसेप्ट हैं किस तरीके से. अब थोड़ा आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, हम नोट्स की हेल्प ले रहे हैं जिससे आपका कुछ छूटे ना. सो आप नोट करें, मैं बता रहा हूँ. सो काइंडली नोट, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, थ्योरी ऑफ जस्टिस. थ्योरी ऑफ जस्टिस हेडिंग डालेंगे जॉन रॉल की. मेन प्रिंसिपल जो है लिखेंगे, जस्टिस एज बेसिस फॉर ह्यूमन कंडक्ट. द कोर प्रिंसिपल इज अबाउट हाउ टू मेक अ डिसीजन which is just and fair. The theory of justice propounded by John Rawls in 1960. It's considered one of most popular contemporary philosophy, which does not only influence individual decision making, but also state decision making. Since it is linked to justice and social awareness about right and concern about justice
and concern about justice. Full stop. He has also given principle of how to achieve a justice, What is justice? Full stop लगाएंगे इस पर. What is justice? And how a decision can be considered as just. Just question mark. Justice in general is considered as fairness and objective decision without biasness. And can human remain impartial? Full stop. Human belong to first society, second religion, caste, family, friend, historical, political, socio-cultural aspect. Therefore in such scenario can human remain unbiased? मतलब क्या ह्यूमन अनबायस रह सकता है जब उसको पता है कास्ट है, रिलीजन है, रेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि जैसे पहले हमने बोला था ना हॉब्स में भी, और लॉक्स रूसो में हम देख रहे थे कि ह्यूमन बॉर्न तो फ्री है बट कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के चैन में बना हुआ अपने आप को पाता है कि कास्ट है, रिलीजन है, रेस है, तो वही सारी बात है. फिर आगे नोट करेंगे he has given the concept of reflective equilibrium as basis for being fair, impartial and objective in decision making. Reflective equilibrium is about that personal individual understanding on basis of knowledge about any such object. This can also be achieved through another principle known as veil of ignorance. When an individual make any decision, individual should forget about his background, past, caste यानी भूतकाल के बारे में, caste, religion, then he should make decision. फिर कॉमा लगा के लिखेंगे individual should have rational thinking on basis of information, knowledge. He also introduced veil of ignorance for achieving reflectivity equilibrium. That people should not have background while making decision. Full stop. His concept is also explained in context of group decision making. If there are 5 person and they have to take decision, first they can be objective when they have veil of ignorance. जब veil of ignorance होगा तो कास्ट, रिलीजन, रेस के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. तो वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं. दे शुड क्या लिखा था आपने? when they have veil of ignorance, and second they should achieve consensus on basis of rational criteria, a kind of brainstorming, and decision can be considered fair and just. Therefore reflective equilibrium is golden rule for theory of justice to decide whether decision is fair or just. Justice he consider as core to human life. Justice principle he consider as core to human life. It is role of state to ensure justice to people. And second principle, equality principle. Second principle क्या है? Equality principle की हम बात करें कि equality principle क्या है. तो जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वो दो प्रिंसिपल है. एक है इक्वालिटी प्रिंसिपल, इसमें हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, इसमें हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अंदर हम बात कर रहे हैं.
कि दो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होते हैं। एक होता है इक्वालिटी प्रिंसिपल, इसमें हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, हम बात कर रहे हैं लिबर्टी की, हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट जो है सेफगार्ड हो, डिग्निफाइड लाइफ हो। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ। सो एक होता है इक्वालिटी प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्ड ने दी, और दूसरा होता है डिफरेंशियल प्रिंसिपल। डिफरेंशियल प्रिंसिपल, इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंशियल प्रिंसिपल, सो डिफरेंशियल प्रिंसिपल इज बेसिकली अबाउट कि हाउ टू डू फेयर जस्टिस ट्रीटमेंट फॉर वल्नरेबल एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड व्हाट अफर्मेटिव प्रिंसिपल वी कैन टेक फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब that are vulnerable marginalized community, ठीक है, वुमेन, ओबीसी, ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो बेसिकली वही है कि वल्नरेबल पीपल को हम डिफरेंटली ट्रीट करें, वो है डिफरेंशियल प्रिंसिपल। तो डिफरेंशियल प्रिंसिपल क्या है कि हम क्या मेजर्स ले रहे हैं वल्नरेबल पीपल को ट्रीट करने के लिए, और जो वल्नरेबल पीपल हैं उनको ट्रीट करें हम डिफरेंटली। वी शुड ट्रीट डिफरेंटली टू वल्नरेबल पीपल एंड व्हाट मेजर्स आर वी आर टेकन। सो एक है डिफरेंशियल प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में दो चीज़ें हैं, एक इक्वालिटी प्रिंसिपल और एक डिफरेंशियल प्रिंसिपल। ये समझ में आ गया होगा आपको। सो हम लिख रहे थे, एक बार मैच करें, देयरफॉर रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम इज गोल्डन रूल फॉर थ्योरी ऑफ जस्टिस टू डिसाइड वेदर डिसीजन इज फेयर और जस्ट जस्टिस ही कंसिडर एज कोर टू ह्यूमन लाइफ। इट इज़ द रोल ऑफ स्टेट टू इन्फोर्स जस्टिस टू पीपल। सेकेंड प्रिंसिपल है इक्वालिटी प्रिंसिपल, तो लिखें, सभी नोट करें। इक्वालिटी प्रिंसिपल, ही कंसिडर एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर 3 बेसिक राइट्स। He consider every person is entitled for 3 basic rights: liberty, equality, and freedom. State should ensure to all people. State should ensure to all people, powerful or powerless. अब सेकंड है डिफरेंशियल प्रिंसिपल। डिफरेंशियल प्रिंसिपल क्या बोल लिखे आप? इट इज अबाउट अप्लाइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड। इट इज अबाउट अप्लाइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड टू स्पेशली people, those who are vulnerable, poor, powerless. It should be full stop then. It should be duty of state. It should be duty of state and rich people to help poor people, which is known as social justice. And wealth which is surplus should be redistributed. फिर ध्यान एप्लीकेशन में लिखेंगे, पहला एप्लीकेशन एडिंग डालेंगे, पहले लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम एंड जस्टिस। इट हैज वाइडेस्ट एप्लीकेशन। although he was talking in context of state, there is human interface. People make decision in different walk of life, and they are not necessarily objective. First, people are prejudiced stereotype. Second, state is not neutral. It also become biased. Third, state machinery also become biased, including investigative agency. And fourth point लिखेंगे procedure are often undermine and ignore. People have feeling of sense of injustice, discrimination and victimization. सो फुल स्टॉप लगाएंगे। कल हम कंप्लीट करेंगे इक्वालिटी प्रिंसिपल को, पूरा नोट करेंगे और पूरा हम कंप्लीट करेंगे। सो आज हमने बेसिकली सबसे पहले जस्टिस देखा कि व्हाट इज जस्टिस, फिर हमने देखा कि फेयर ट्रीटमेंट हो पीपल के लिए और सही मायने में जस्टिस होता क्या है, और जस्टिस अचीव होता है तो सोसाइटी में किस तरीके से पीस डेवलप होती है। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की भी बात करी। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में 2 पॉइंट थे, एक था इक्वालिटी प्रिंसिपल और एक था आपका डिफरेंशियल प्रिंसिपल। जिसको बोर्ड से कुछ नोट करना है वो नोट कर लीजिए। इक्वालिटी प्रिंसिपल में रूल ऑफ लॉ की बात करी, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करी। तो डिफरेंशियल प्रिंसिपल में हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है डिफरेंट प्रिंसिपल अप्लाई करें डिफरेंटली, जो है हम किस तरीके से वल्नरेबल पीपल को डिफरेंटली ट्रीट करने के लिए मेजर्स लें, उसकी बात करी। फिर हमने बात करी जो कोर्ट से जस्टिस है, समय पर वर्च्यू एंड जस्टिस है, फर्स्ट वर्च्यू और सेकेंड वर्च्यू। फिर उसके बाद हमने मेथड की बात करी कि क्या क्या मेथड हमारे पास है जिससे कि हम जस्टिस को सही तरीके से फेयर तरीके से जो है अचीव कर सकते हैं। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करी, हमने समझा कि जो भी कास्ट है, क्लास है, रिलीजन है, रेस है, उन सबको बेसिस पर हमें डिसीजन नहीं लेना, उन सबको हमें इग्नोर करना है।
वेव की तरह अपने चेहरे को कवर करते हुए। देन फिर हम रैशनल न्यूट्रल डिसीजन लेंगे। और दूसरा हमने बात करी रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की, कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है किसी भी डिसीजन को लेते समय, क्या मोरल रीजनिंग, क्या लॉजिकल रीजनिंग हम जो अप्लाई कर रहे हैं। हमने सबरीमाला का केस देखा, नवतेज सिंह जौहर केस, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करा वो वाला केस देखा। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और आप सबको मैं बता दूं कि महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि बनखेड़ी में लोकेटेड है, 180 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम पिपरिया, अभी एडमिशन चल रही हैं। जिस किसी को भी एडमिशन लेना है वो कॉन्टैक्ट करें 9340786461। एक बार फिर से नंबर नोट करें 9340786461। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। IAS IPS के लिए, UPSC के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करें एडमिशन के लिए। इस तरीके से ही हम पूरा डिक्टेशन करते हैं क्लास में, पूरा पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर डिक्टेशन करेंगे और जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन हम UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आंसर राइटिंग पर यूट्यूब पर देखेंगे। और एडमिशन आप लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपकी टॉपिक कंप्लीट किया, फिर उसकी थ्योरी को डिक्टेशन किया और UPSC के PYQ भी साथ साथ हम जो है निपटाएंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें आप चैनल को। अभी हमारे 127 ही सब्सक्राइब हैं। ज़्यादा से ज़्यादा UPSC की जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो बहुत मोटी मोटी फी 2 लाख की अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली में, उन लोगों के लिए लेक्चर बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। सो काइंडली शेयर अमंग योर फ्रेंड, काइंडली सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल एक वीडियो में जल्दी। थैंक यू।